नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाचन तंत्र के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन के चरण कौन कौन से हैं, डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख, मुख-गुहा आदि के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम दांत के बारे में बात करेंगे कि टीथ क्या होते हैं, दांतों के बारे में, दांत विन्यास क्या होता है, दंत सूत्र क्या होता है, दांत की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, किससे मिलकर के दांतों का निर्माण होता है, अध्ययन क्या कहलाता है, तमाम बातों की चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा दोस्तों, दांत, टूथ। छोटा सा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार सीधा प्रश्न इससे पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दांतों की उत्पत्ति किससे होती है, दांतों की ओरिजिन किससे होता है। तो दांत की यदि हम ओरिजिन की बात करें तो दांतों की ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल होती है, यानी बाह्य और मध्य जनन स्तर से मिलकर के होती है। तो इनकी उत्पत्ति मानी जाती है एक्टोमीजोडर्मल। क्या मानी जाती है दोस्तों? एक्टोमीजोडर्मल इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। दांत जो होते हैं कौन सी हड्डियों से जुड़े रहते हैं? तो मैक्सिला और मैंडिबल। मैक्सिला दोस्तों हमारी जबड़े की हड्डी होती है और मैंडिबल हमारी ठोड़ी की हड्डी होती है। इन दोनों बोन से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये मैक्सिला तथा मैंडिबल हड्डी से जुड़े रहते हैं। मैक्सिला तथा मैंडिबल अस्थि से जुड़े रहते हैं। अस्थि से इनका संयोजन होता है, जुड़े हुए रहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, स्टडी क्या कहलाती है। स्टडी की यदि हम बात करें तो दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाता है। ओ इसमें अपन साइलेंट बोलते हैं, इसको डेंटोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर को कहा जाता है डेंटिस्ट। क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट। अगर हम बात करें कि दांत की स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना की यदि हम बात करें, स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, तो दांत के दोस्तों 3 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। दांत की संरचना में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे ये हमारा टूथ है और टूथ वाला जो पार्ट है ये आगे जाकर के धंसा हुआ रहता है दोस्तों, जिसको अपन कहते हैं मसूड़ा। क्या कहते हैं? मसूड़े के नाम से जाना जाता है। जिस पार्ट में इसकी जड़ें आती हैं, क्या आती हैं दोस्तों? जड़ें आती हैं। यदि हम बात करें तो एक इसके अंदर इसकी रूट आती हैं। क्या आती हैं? रूट आती हैं। दांतों की ये रूट जाती है, याद रखना, रूट वाला पार्ट है। जो सफेद रंग का आपको जो चमकीला पार्ट दिखाई देता है, ये सफेद रंग का जो चमकीला पार्ट है दोस्तों, इसको कहते हैं इनेमल। क्या कहा जाता है? इसको इनेमल कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि दांतों के ऊपर जो सफेद चमकीला रंग का पार्ट पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इनेमल कहते हैं। ये इनेमल शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। शरीर का सबसे कठोर पार्ट के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? इनेमल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इनेमल को जाना जाता है। तो बाहर की सफेद रंग का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं शीर्ष भाग। क्या कहते हैं? इसको शीर्ष भाग के नाम से जानते हैं। इसको हेड पार्ट कहते हैं या इसको अपेक्स पार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपेक्स पार्ट कहते हैं। और ये सफेद चमकीला जो आवरण है ये क्या है मित्रों? इनेमल है। और इनेमल शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है, याद रखना। जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग का नाम क्या है? इनेमल है। इनेमल का निर्माण जो होता है दोस्तों, ये एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर के होता है, जो कि भ्रूणीय एक्टोडर्म से मिलकर के बनी हुई रहती हैं। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये रूट वाला पार्ट है, जड़ वाला पार्ट है, याद रखना। ये इसमें जड़ें आती हैं। ये मसूड़ा वाला पार्ट है। मध्य वाले भाग को कहते हैं ग्रीवा वाला पार्ट। क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। इसको नेक वाला पार्ट कहा जाता है। ये एक तरह सामान्य दांत की हमारी स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? ये दांत की स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें दांतों की स्ट्रक्चर के अंदर, तो दांतों की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम इसको डिजिटल तरीके से देखते हैं। कंप्लीट मटेरियल आपको इसी तरीके से डिजिटल माध्यम से भी कराया जाएगा, ताकि हमारे दिमाग में चीजें क्लियर रहें कि किसका मतलब क्या होता है।
जैसे हम बात करते हैं, आपके सामने दांत की स्ट्रक्चर दे रखी है। जो ऊपर वाला जो व्हाइट पार्ट है इसको कहते हैं क्राउन पार्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? क्राउन पार्ट कहते हैं, या इसको शीर्ष भाग कहते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर अपेक्स लिख दिया था। ये अपेक्स वाला जो पार्ट है इसको अपन क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। ये कौन सा पार्ट है याद रखना? क्राउन पार्ट है। इसके अलावा हम बात करें क्राउन पार्ट पर जो सफेद चमकीला आवरण है इसको हम कहते हैं एनेमल। क्या कहते हैं? एनेमल। ये शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, शरीर का सबसे कठोर भाग है। इसका निर्माण एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर के होता है। किससे मिलकर होता है? एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं से। ये आपको जो दिखाई दे रही है ये डेंटिन प्रोटीन है। दांतों का निर्माण एक प्रोटीन से मिलकर के होता है जिसका नाम क्या है दोस्तों? डेंटिन प्रोटीन है। दांतों के ऊपर ये जो रूट वाला पार्ट है इसके ऊपर जो पार्ट होता है इसको डेंटल पल्प कहते हैं। सीमेंटम इसके नेक वाले पार्ट पर होता है जिससे जुड़ा रहता है, मसूड़े के अंदर धसा रहता है। हमारे दांतों को गर्तदंती कहते हैं क्योंकि मसूड़े के अंदर धसे हुए रहते हैं, इसलिए इनको थीकोडोंट के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट वाला जो पार्ट है इसको रूट वाला पार्ट कहते हैं दोस्तों, जड़ के नाम से जाना जाता है। और रूट का जो शीर्ष है उसको क्या कहते हैं? रूट अपेक्स कहते हैं, मूल शीर्ष के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये दांत की क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर है। तो इसकी संरचना में कौन कौन से पार्ट हैं? संरचना में पहला पार्ट जो आता है दोस्तों उसका नाम है शिखर। क्या नाम है? शिखर, जिसे क्राउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राउन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम शिखर के बारे में बात करते हैं। शिखर जो होता है ये एनिमल का बना होता है और जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग है। तो ये किसका बना होता है? एनिमल से निर्मित होता है। जो सफेद चमकीला आवरण है ये किसका बना होता है? एनिमल से निर्मित होता है। और ये एनिमल जो होता है दोस्तों, एनिमल शरीर का सबसे कठोर अंश है। शरीर का सबसे कठोर अंश की बात करें तो शरीर का सबसे कठोर अंश का नाम क्या है? एनिमल है। अगला प्रश्न आता है कि एनिमल बना किसका होता है? तो एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। अगर क्वेश्चन आए कि एनिमल का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है तो आंसर होगा एमिलोब्लास्ट सेल। इसके निर्माण की बात करें तो कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? एमिलोब्लास्ट सेल से निर्मित होता है। कौन सी सेल से निर्मित होता है? एमिलोब्लास्ट सेल से निर्मित होता है। इसके अलावा ये किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। यानी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही तत्व एनिमल के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये किससे मिलकर बना है बताइए? कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है। इसके अलावा एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर बनता है और एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं भ्रूणीय एक्टोडर्म की बनी होती हैं। ये किसकी बनी होती हैं? याद रखना, भ्रूणीय एक्टोडर्म से निर्मित होती हैं। भ्रूणीय एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का मतलब होता है बाहर वाली त्वचा। दोस्तों जब भ्रूण का निर्माण होता है तो 3 जनन स्तर आते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि इसका निर्माण मीजोडर्म से होता है, इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है, इसका निर्माण एंडोडर्म से होता है। जब बाह्य जनन स्तर से होता है तो एक्टोडर्म कहते हैं, मध्य जनन स्तर से होता है तो मीजोडर्म कहते हैं, और आंतरिक जनन स्तर से होता है तो उसे एंडोडर्म के नाम से जाना जाता है। एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। एनिमल के अंदर दोस्तों कुछ अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। अकार्बनिक लवण इनऑर्गेनिक सॉल्ट पाए जाते हैं लगभग 96%। कितने परसेंट? 96%। इनको कहा जाता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट कहते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम फास्फोरस भी पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में कार्बोनेट भी हो सकता है। बाकी जल की मात्रा इसमें लगभग 3% होती है। यदि अपन जल की मात्रा की बात करें तो जल की मात्रा दोस्तों लगभग कितनी होती है? 3% होती है। 3 से 5% पाई जाती है। बाकी शेष भाग जो होता है इसका वो एमिलोजेलिन और एनिमलिन इन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। शेष भाग किससे मिलकर बना होता है? तो शेष भाग की यदि हम बात करें तो शेष भाग इसका किससे बना होता है? शेष भाग बना होता है 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। एक तो है एमिलोजेलिन, ये थोड़ा सा लेवल का प्रश्न है, आप केवल
इतने तक की जानकारी याद रख लेना। बाकी यदि अपन जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह का एग्जाम देते हैं, थोड़ा सा अपर लेवल का एग्जाम देते हैं, लैब स्टैंड वगैरह का, तो थोड़ा सा उसमें लेवल पूछ लिया जाता है। बाकी दोस्तों आजकल किसी भी एग्जाम का कोई लेवल नहीं है, जनरली कई बार 2-4 प्रश्न से टफ भी पूछ ले जाते हैं, ताकि अपन अच्छा लेवल लेके चल सकें अपन। तो उसी चीज को मध्यस्थ नजर रखते हुए 0 से हीरो तक का जो लेवल है उसको अपन फॉलोअप यहाँ पर करने वाले हैं। एक इसमें प्रोटीन पाई जाती है इनेमलिन। इनेमल का निर्माण इनेमलिन प्रोटीन से होता है। तो देखो क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इनेमलिन प्रोटीन से मिलकर होता है। लगभग ये 1% मात्रा में पाई जाती है। कितनी परसेंट मात्रा होती है इनकी? 1% मात्रा में ये प्रोटीन होती है। दांत का मुख्य भाग जो होता है वो डेंटिन से बना होता है। किससे बना होता है? डेंटिन से। अगर हम बात करें कि दांत का मुख्य भाग किसका बना होता है, तो दांत का मुख्य भाग डेंटिन से निर्मित होता है। दांत का मुख्य भाग किसका बना होता है? डेंटिन से निर्मित होता है। डेंटिन क्या काम करती है? दांतों को पोषण प्रदान करती है। डेंटिन क्या काम करती है? दांतों को पोषण प्रदान करने का काम कौन सी प्रोटीन करती है? डेंटिन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। जो अभी अपन ने पल्प भाग पढ़ा था, डेंटल पल्प या पल्प कैविटी जो होती है, उसके आधारी भाग पर छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र में रक्त केशिका पाई जाती हैं, कुछ तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं, जिनसे इसको ब्लड की सप्लाई वगैरह इसमें होती है। डेंटिन प्रोटीन जो होती है उसके नीचे कुछ सजीव कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ओडेंटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। तो डेंटिन के नीचे अगर हम बात करें कि जो डेंटिन प्रोटीन पाई जाती है, इस डेंटिन प्रोटीन के नीचे कुछ सजीव सेल्स पाई जाती हैं। सजीव कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। सजीव कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। इस सजीव कोशिकाओं के स्तर को क्या कहते हैं? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के नाम से जाना जाता है। इनको कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो डेंटिन प्रोटीन के नीचे ओडेंटोब्लास्ट सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। दूसरा पार्ट जो होता है इसका वो ग्रीवा है। इसमें कोई खास बात आपको याद नहीं रखनी है, नेक वाला पार्ट कहलाता है। ग्रीवा वाला पार्ट ये मसूड़ों में उपस्थित भाग है। मसूड़ों में उपस्थित भाग है। मसूड़ों में उपस्थित भाग कौन सा होता है दोस्तों? ग्रीवा वाला पार्ट होता है। और तीसरा इसका पार्ट होता है मूल वाला पार्ट, जिसे रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहा जाता है। जबड़े की जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों की गर्तिकाओं में पाया जाता है। ये जबड़े की अस्थियों की, जबड़े की अस्थियों की गर्तिकाओं में उपस्थित होता है। गर्तिकाओं में उपस्थित होता है। तो 3 पार्ट दोस्तों हमारे किसके हैं? ये दांतों की स्ट्रक्चर के हैं, दांतों की संरचना के होते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे दांतों के प्रकार के बारे में। दंत सूत्र क्या होता है? टाइप्स ऑफ टीथ एंड डेंटल फॉर्मूला। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। दांतों के प्रकार की यदि हम बात करें दोस्तों, तो दांत हमारे टोटल ऑल ओवर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दांत आता है कृंतक, या इसको कृतनक भी कहते हैं, एक ही बात है, कृतनक भी कह सकते हैं। इसको इंसाइजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसाइजर्स कहते हैं, याद रखना। इंसाइजर्स का अर्थ क्या है? इंसाइजर का काम क्या होगा? तो इंसाइजर का काम होता है दोस्तों भोजन को काटना, भोजन को कुतरना, जिसको हम कहते हैं गैनोइंग ऑफ फूड। तो इसका कार्य होगा भोजन को कुतरना, या भोजन को काटना भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं
गिनोइंग ऑफ फूड, भोजन को कुतरने का काम कौन करता है? कृंतक दांत करता है। दूसरा दांत आता है दोस्तों जिसका नाम है रदनक। रदनक को कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाइंस कहते हैं। सी से डिनोट करते हैं। इनका कार्य होता है चीरना फाड़ना। क्या कार्य होता है दोस्तों इनका? चीरना फाड़ने का कार्य कौन करते हैं? दांत करते हैं, हमारे रदनक दांत करते हैं। ये नुकीले होते हैं, मांसाहारी जंतुओं में थोड़े विकसित होते हैं, याद रखना। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं और मांसाहारी जंतुओं में अधिक विकसित होते हैं। मांसाहारी जंतुओं में अधिक विकसित होते हैं। मांसाहारी जंतुओं में अधिक डेवलप होते हैं। ये हमारे सामने चौड़े चपटे दांत होते हैं, उनको कृंतक कहते हैं। साइड वाला एक दांत होता है जिसको रदनक कहा जाता है, वो थोड़ा सा नुकीला होता है। तीसरा एक जो दांत आता है हमारा, उसका नाम है अग्रचवर्णक, जिसको प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रीमोलर के नाम से जाना जाता है। इनका काम होता है भोजन को चबाना। थोड़े त्रिकोणीय होते हैं, बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, बाल्यावस्था में उपस्थित होते हैं। यदि हम इनके कार्य की बात करें तो इनका कार्य होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है? याद रखना, अग्रचवर्णक करते हैं। इसको मैस्टिकेशन ऑफ फूड के नाम से जाना जाता है। भोजन को चबाने का काम करते हैं। त्रिकोणीय होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों? त्रिकोणीय होते हैं और बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि बाल्यावस्था में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो बाल्यावस्था में याद रखना अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते हैं। प्रीमोलर्स बाल्यावस्था में नहीं होते हैं, बाल्यावस्था में अनुपस्थित होते हैं। ये तो तीसरा प्रकार दांत हो गया हमारा अग्रचवर्णक। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों चवर्णक। कौन सा आता है? चवर्णक, जिनको कहते हैं मोलर्स। क्या कहते हैं? मोलर्स कहते हैं। चवर्णक क्या काम करते हैं? भोजन को चबाते हैं, भोजन को पीसते हैं। हालांकि कंप्लीट चवर्णक जो होते हैं उन सभी की पाचन में या चबाने में भूमिका नहीं होती है। जो लास्ट वाला थर्ड चवर्णक होता है उसे शरीर का अवशिष्ट अंग भी माना जाता है, जिसे हम अक्कल दाढ़ कहते हैं, विजडम टीथ कहा जाता है, प्रज्ञादंत के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो इनके कार्य की बात करें तो इनका कार्य क्या होगा? भोजन को चबाना तथा पीसना। सभी की भूमिका नहीं होती है, आगे वाले दो की भूमिका होती है। चबाने पीसने का काम करते हैं। मैस्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मैस्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। इनका आकार होता है चौकोर। प्रीमोलर्स त्रिकोणीय होते हैं और ये कैसे होते हैं दोस्तों? चौकोर पाए जाते हैं। 4 भुजा इसमें लगभग होती है, चौकोर माना जाता है इनको। ये हमारे दांतों के प्रकार हुए, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक का काम हुआ भोजन को काटना, रदनक का काम चीरना फाड़ना, अग्रचवर्णक का काम भोजन को चबाना, चवर्णक का काम भोजन को चबाना और भोजन को पीसना होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डेंटल फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं दंत सूत्र। क्या कहते हैं? दंत सूत्र, या इसको डेंटल फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। अभी लेटेस्ट 2024 में अभी जो सीटी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है लेटेस्ट, अभी उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव में दंत सूत्र सही कौन सा है, जिसमें संख्या दे रखी थी 2123/2123, 2122/2122, 2102/2102। तो याद रखना दंत सूत्र की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो वयस्क अवस्था में बात करेंगे। वयस्क अवस्था में दंत सूत्र जो होता है, डेंटल फॉर्मूला जो होता है, ये होता है 2123/2123 × 2। पूरा याद रखेंगे तो ×2। ये क्वेश्चन अभी 2024 सीईटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। लगभग सभी क्वेश्चन अपने क्लास नोट से आए हुए हैं, इसलिए डोंट वरी, निश्चिंत होकर के सारा मैटर को आप पढ़ें, ताकि आपको आने वाले जो आगे के एग्जाम्स हैं उनमें आपको साइंस से संबंधित कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़े। सबसे पहले हम 2 को दोस्तों आई कहते हैं, जिनको इंसाइजर के नाम से जाना जाता है। फिर एक को हम कैनाइन कहते हैं, अगले 2 को हम प्रीमोलर कहते हैं
और लास्ट के 3 को हम मोलर कहते हैं। यानी हम इनको ये भी लिख सकते हैं ICPM अपॉन ICPM इंटू 2। जो संख्या लिखी हुई है वो बिल्कुल क्रम से लिखी हुई है। सबसे पहले कृंतक दांत 2, रदनक 1, PM 2, M 3। इसका मतलब यह है कि हमारी मुख-गुहा में 2 जबड़े पाए जाते हैं। कितने जबड़े पाए जाते हैं? 2 जबड़े, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े को मैंने 2 भागों में बांट दिया है, दायां पार्ट, बायां पार्ट। ये जो संख्या लिखी हुई है ये हमारे इस प्रकार से दांत हैं। देखो 2, ये तो हो गए हमारे कृंतक, फिर एक हो गया हमारा रदनक। रदनक थोड़ा सा नुकीला होता है दोस्तों, जो चीरने फाड़ने का काम करता है। फिर 2 आते हैं त्रिकोणीय, ऐसे आएंगे त्रिकोणीय एक तरीके से, इनको बोलते हैं अपन कौन से? अग्रचवर्णक। और लास्ट के 3 आते हैं दोस्तों चवर्णक। कैसे आते हैं? चवर्णक दांत आते हैं। तो ये मैंने देखो आपके सामने संख्या लिख दी है 3, 2, 1 और ये 2 पहले कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचवर्णक, 3 चवर्णक। बोलो कितने हुए? 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो यानी 8 एक जबड़े के आधे भाग में उपस्थित दांतों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। 8 ही बताओ इधर होगी, 8 ही इधर होगी, 8 ही इधर होगी। बताइए टोटल दांत कितने होंगे? 32 होंगे। कितने होंगे? 32 दांत होते हैं। वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। अगर हमसे अलग अलग पूछे कि कुल कृंतक दांत कितने हैं, कुल रदनक कितने हैं, कुल अग्रचवर्णक कितने हैं, तो हम सभी की संख्या भी निकाल सकते हैं। आपके सामने मैं डिजिटल डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा दिखा देता हूं। सबसे पहले 2 दोस्तों देखो, सबसे पहले अपन ने बात की थी इंसाइजर। एक तो होते हैं इंसाइजर, एक होते हैं कैनाइन। क्या होते हैं? कैनाइन। सबसे पहले देखो ये जो सामने वाले चौड़े चपटे दांत हैं, लास्ट के 2 तो देखो ये मोलर हैं, फिर प्रीमोलर हैं, लास्ट का एक 3 आएगा। ये एक तरीके से बच्चों की बात की है अपन ने, बाकी बड़े में ये 3 हो जाते हैं। यहाँ पर याद रखना, अभी अपन फिलहाल बात कर रहे हैं किसकी? वयस्क अवस्था की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अभी अपन वयस्क अवस्था की बात कर रहे हैं। तो वयस्क अवस्था में पहले 2 कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचवर्णक, लास्ट के क्या होंगे? 3 चवर्णक होंगे। याद रखना। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 32। अब इनमें से आपसे अलग अलग पूछ ले कि टोटल कृंतक दांत कितने हैं, टोटल रदनक कितने हैं, अग्रचवर्णक कितने हैं, चवर्णक कितने हैं। ऐसा रीट में आया हुआ सवाल है। याद रखना, रीट भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि टोटल रदनक दांत कितने होते हैं। ये रीट भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यदि हम बात करें कि हमारी मुख-गुहा में अलग अलग यदि पूछ ले कि कुल कृंतक दांतों की संख्या कितनी होगी, कुल रदनक की संख्या कितनी होगी, कुल अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होगी, प्रीमोलर्स की संख्या कितनी होगी, कुल अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होगी और कुल चवर्णक की संख्या कितनी होगी। तो आप देख सकते हो, आपको 21 23 याद रखना है। 21 23 सबसे पहली संख्या 2 कौन से? कृंतक। 2 इधर होंगे तो 2 इधर होंगे, 4 नीचे होंगे, 8। तो बताओ टोटल कृंतक दांत कितने होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे? 8। कुल रदनक कितने होंगे? 1 चको 4। अगर चवर्णक कितने होंगे? 2 चको 8। चवर्णक कितने होंगे? 3 चको 12। टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है दोस्तों। कितनी हो जाती है? 32 दांत हो जाते हैं। अगर बात करें, यदि क्वेश्चन आ जाए कि 17 वर्ष की उम्र में दंतसूत्र क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 17 वर्ष की उम्र में दंतसूत्र क्या होगा। अब भैया 17 वर्ष की उम्र में अक्कल दाढ़ आती है क्या? नहीं आती है। लास्ट की तीसरी अक्कल दाढ़ कहलाती है। ये जो मैंने बनाई है आपके सामने, ये लास्ट वाली जो है ना, ये वाली एक ऐसी इधर होगी, एक ऐसी इधर होगी, एक इधर होगी। टोटल अक्कल दाढ़ कितनी हो जाएंगी बताओ? 4 हो जाएंगी। अक्कल दाढ़ शरीर का अवशेषी अंग है, प्रज्ञादंत कहते हैं, विजडम टीथ कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि अक्कल दाढ़ आने पर ही अक्कल आती है, इसको अक्कल दाढ़ कहते हैं। बाकी इसका अक्कल से कोई लेना देना नहीं है। अक्कल तो पहले से ही आ जाती है। कई मनोवैज्ञानिक तो मानते हैं कि बच्चे का 5 वर्ष की उम्र में ही मस्तिष्क का विकास 50% ज्यादा हो जाता है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कंप्लीटली हो जाता है। धीरे धीरे हालांकि विकास की दर बढ़ती जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि अक्कल दाढ़ आने पर ही अक्कल आती है।
तो ये 4 संख्या हो गई टोटल, 1 2 3 4। तो बताओ इन चारों को हटा दो, इन चारों को हटा देंगे तो 17 वर्ष की उम्र में दंतसूत्र क्या बन जाएगा, 2122 अपॉन 2122 इंटू 2। क्वेश्चन आ सकता है वयस्क अवस्था का आ गया 2123, 17 वर्ष की उम्र में आए तो अक्कलदार को हटाकर 3 की जगह क्या कर दोगे 2, तो 2122 बटा 2122 इंटू 2। टोटल बताओ कितने दांत हुए, 2 2 4 5 2 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 दांत, यानी टोटल कितने दांत होंगे, 28 दांत होंगे। कितने वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में। अगला हम बात करें कि बच्चों में क्या होंगे, बच्चों में यदि बात करें कि बच्चों में दंत सूत्र क्या होगा, बच्चों में डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों में अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। तो 21 अग्रचवर्णक की जगह पर 0 लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन आता है बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। अभी सीईटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि वयस्क अवस्था में दंतसूत्र क्या है। आने वाले एग्जाम्स के अंदर 17 वर्ष की उम्र में पूछ सकता है, बच्चों में ही पूछ सकता है, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, 2102 बटा 2102 इंटू 2। 2 और 1 3 और 2 5, 5 5 10, 10 दूनी 20, यानी बच्चों में बताओ टोटल दांत कितने होते हैं, 20 दांत। ये जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए इनको द्विवार दंती दांत कहा जाता है। ये टूट करके निकलने लग जाते हैं 7-8 साल की उम्र में, इसलिए इनको अस्थायी दांत कहते हैं, अनस्टेबल टीथ। तो क्वेश्चन आ जाए कि द्विवार दंती दांत कितने होते हैं, 20। अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20। इनको दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। बच्चा मां का स्तनपान करता है, दूध पीता है, उसी समय निकलते हैं, इनको दूध के दांत के नाम से भी जाना जाता है। छोटी उम्र में बच्चा दूध पीता अधिकतर, पहले शिशु अवस्था होती है, स्तनपान करता है, उसके बाद बच्चा फिर से दूध पीना कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, तो दूध के दांत इनको कहा जाता है। क्वेश्चन यदि आए कि बाल्यावस्था में दांत कितने होते हैं, 20, वयस्क अवस्था में 32, 17 वर्ष की उम्र में 28, और यदि प्रश्न आए कि एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, तो आंसर हो जाएगा 32 + 20 बराबर 52। टोटल पूरे दांत कितने आते हैं, 52 आते हैं। ये क्वेश्चन यदि आ जाएगा तो कई बच्चे गलत करेंगे, कोई 32 करेगा, कोई 20 करेगा। 52 आज तक ये आंकड़ा कहीं आपको जनरल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। टोटल हमारे जीवन काल में कितने दांत आते हैं, 52 आते हैं, 32 मत कर देना। वयस्क अवस्था में पूछे तो ही 32 करना है। तो टोटल दांतों की संख्या यदि अपन बात करें तो टोटल दांत कितने हो जाते हैं हमारे, 52 होंगे। कितने होंगे, 52 होंगे। ये 20 दांतों को द्विवार दंती दांत, अस्थायी दांत, या इनको अस्थायी दांत के नाम से जाना जाता है। दंत, ये जो जबड़ों पर दांतों की व्यवस्था होती है ना, इसको दंत विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत विन्यास कहा जाता है। संपूर्ण जीवन काल में कुल दांत, संपूर्ण जीवन काल में कुल दांत 32 + 20 बराबर कितने हो जाएंगे, 52 दांत हो जाएंगे। 52 दांत आते हैं, जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए इनको द्विवार दंती दांत के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों के दंतसूत्र का डेंटल फॉर्मूला का एक डायग्राम है। देखो लास्ट में मोलर्स अपन ने 2 लिए हैं, सॉरी ये कॉमन है एक तरीके से। यहां पर एक तीसरा दांत भी है, मोलर्स में 3 आएंगे, प्रीमोलर्स में 2 आते हैं, कैनाइन में 1 आता है, और इंसाइजर में कितने आते हैं, 2। तो 2 1 2, और ये मोलर्स कितने होंगे, टोटल 3 होंगे। मोलर दांत कितने होते हैं, 3 होते हैं, याद रखना। एक तीसरा दांत भी यहां पर होता है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, यूबुला वगैरह क्या होता है, पैलेट वगैरह क्या होता है, ये लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है। इंसाइजर दांत का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, याद रखना। इंसाइजर कैनाइन थोड़ा नुकीला होता है, प्रीमोलर्स ये त्रिकोणीय होते हैं, मोलर्स ये चौकोर टाइप के दांत इस प्रकार से होते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये जो दंत विन्यास है, दंत विन्यास का अर्थ क्या होता है, दांतों पर, जबड़ों पर दांतों की व्यवस्था, इसको कहा जाता है ह्यूमन डेंटिनेशन। क्या कहते हैं, ह्यूमन डेंटिशन कहते हैं जबड़ों पर दांतों की व्यवस्था। जबड़ों पर
दांतों की व्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? दंत विन्यास के नाम से जानी जाती है। तो बच्चों में 20 दांत, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एक वार दंतिक दांत कितने होते हैं, एक वार दंतिक दांत, ऐसा प्रश्न आने पर कई बच्चे गलत कर देते हैं। एक वार दंतिक दांत मोनोफायोडोंट, क्या बोलते हैं इसको? मोनोफायोडोंट कहा जाता है, फायोडोंट के नाम से जाना जाता है। एक वार दंतिक दांत होते हैं दोस्तों, एक तो अग्र चवर्णक, क्योंकि बच्चों में नहीं होते। दूसरा अंतिम चवर्णक, जिसे हमने अक्कल दाढ़ कहा है, ये एक बार आते हैं जीवन में। तो एक बार आने वाले दांत कौन कौन से हैं? एक तो होगा दोस्तों अग्र चवर्णक। कौन सा होगा? अग्र चवर्णक, जिसको कहते हैं प्रीमोलर्स। और एक होते हैं इसमें जिसको अपन कहते हैं अंतिम चवर्णक। क्या कह सकते हैं? अंतिम चवर्णक, लास्ट मोलर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लास्ट मोलर। और अंतिम चवर्णक को दोस्तों क्या कहते हैं? अक्कल दाढ़ कहते हैं। याद रखना, अंतिम चवर्णक को क्या कहा जाता है? अक्कल दाढ़ कहते हैं। इसको विजडम टीथ कहा जाता है। अक्कल दाढ़ बोल सकते हो, या इसको प्रज्ञादंत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्ञादंत कहते हैं। विजडम टीथ कहा जाता है इनको। और विजडम टीथ की संख्या होती है 4, और ये शरीर का अवशेषी अंग माने जाते हैं। संख्या कितनी होती है बताओ? 4। और ये क्या माने जाते हैं? शरीर का अवशेषी अंग है। क्या माना जाता है? शरीर का अवशेषी अंग है। वेस्टिगियल ऑर्गन के नाम से इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों दांतों की विशेषताओं की बात करें हम, तो दांतों की विशेषताएं 3 निकल करके आती हैं। दांतों की विशेषताएं 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? दांत, सबसे पहली द्विवार दंती। दांत जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार, इसलिए इन्हें द्विवार दंती कहते हैं। डाईफायोडोंट के नाम से जाना जाता है। एक इसके अलावा गर्त दंती होते हैं, मसूड़े के अंदर धसे हुए रहते हैं, इसलिए इनको थीकोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीकोडोंट के नाम से जाना जाता है। और अलग अलग प्रकार के होते हैं दांत हमारे, काटने वाले अलग, चीरने फाड़ने वाले अलग, चबाने वाले अलग, इसलिए इनको हेटेरोडोंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी दांतों की विशेषताएं, 0 से लगा करके हाई लेवल तक जो हमें पढ़ना है। जो जनरल हमारे लैब स्टैंड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट भर्ती परीक्षा और जो सीईटी वगैरह है, अदर एग्जाम्स हैं, उनके अंदर जहां जहां पर हमारा दांतों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ये लेवल आपके लिए दोस्तों बहुत ही सफिशिएंट है। मैंने कंप्लीट चीजें इसके बारे में, जानकारी आपको दांतों के बारे में दी है। केवल इस वीडियो के अंदर हमने ओनली एंड ओनली दांतों के बारे में ही चर्चा की है कि दांत क्या होते हैं, दंत विन्यास क्या होता है, दंत सूत्र क्या होता है, दांत की संरचना क्या है, दांत के प्रकार कौन से हैं, दांतों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है, ये सारी चर्चा हमने इस वीडियो के अंदर दोस्तों यहाँ पर की है। पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट है ये। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां क्या होती हैं, जीभ क्या होती है, स्वाद ग्रहण कैसे होता है, इन सब की चर्चा अपन अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे दोस्तों। तो ये थी हमारी इस वीडियो के अंदर दांतों की चर्चा। धन्यवाद।